ऑफ यू। सबसे पहले तो इस चैनल में अजीत जॉब पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एएनएम की भर्ती और परीक्षा के संबंध में जो 6 फरवरी को लखनऊ में आयोजित होनी है। हालांकि मेरा तो अपना ये मानना था कि ये परीक्षा 15 अप्रैल के बाद ही होगी, लेकिन शायद स्वास्थ्य विभाग में मैन पावर की कमी, कोविड वैक्सीनेशन और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते फैलाव के कारण शायद ये आवश्यकता महसूस की गई होगी कि जल्दी से जल्दी भर्तियां संपादित करके स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड टाइम में स्टाफ नर्स की भर्ती भी संपादित कर दी गई। 5 महीने के अंतराल में लोक सेवा आयोग ने इतने व्यापक पैमाने पर स्टाफ नर्स की भर्ती कर दी और शायद यही सोच भी रही होगी कि एएनएम की भी जल्दी से जल्दी भर्ती करके स्वास्थ्य विभाग के मैन पावर की समस्या को दूर किया जाए। इस परीक्षा की तैयारी के लिए चाहे वो फ्रेशर हों या संविदा पे कार्य करने वाली हमारी एएनएम बहनें हों, किसी को पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है। फ्रेशर को भी नहीं मिल पाया है और एएनएम हमारी जो संविदा पे हैं वो तो लगातार वैक्सीनेशन में ड्यूटी कर रही हैं। पहले 18+ वैक्सीनेशन होता था और आज 15 से 18 वाले भी इसमें जुड़ गए हैं। तो इस तरह जो है उनकी चुनौतियां कुछ ज़्यादा ही हैं, लेकिन फिर भी समय सभी को कम मिला है और इसी कम समय में सभी को अपना बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग में जुड़ा होने के नाते और कोविड वैक्सीनेशन सहित तमाम प्रोग्राम जो संचालित हो रहे हैं उसमें भूमिका के नाते मैं कोशिश करते हैं कि इस दिशा में कुछ हम भी अपना जो है योगदान करें, अपना अंशदान करें, आपकी तैयारी में थोड़ा सा सहयोग करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ तैयारियां हमने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से करी है। सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को देख लीजिएगा। सिलेबस में कुछ 38 टॉपिक दिए हुए हैं। तो हमने कोशिश किया है कि शुरुआत के पहले 2 टॉपिक उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी बनाया जाए और उसी की जो है संक्षेप में व्याख्या करके समझाने का प्रयास किया जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम फोकस करते हैं महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमने अपने स्तर पर तैयार किए हैं उसके संबंध में। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत सरकार ने वर्ष 2005 में कितने वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष के लिए, बी 7 वर्ष के लिए, सी 9 वर्ष के लिए या डी 17 वर्ष के लिए। इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग डिसाइड करें। 5 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर या 17th ईयर। तो इसका जो है सही आंसर होगा 7 ईयर। ये योजना 7 वर्षों के लिए, इसका उद्देश्य ये था कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे देश में लगभग 2/3 आबादी को जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित थी उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए और उसके बुनियादी ढांचे गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अप्रैल 2005 में 7 वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक आयुष चिकित्सा पद्धति किस योजना / पॉलिसी का हिस्सा है? आधुनिक आयुष चिकित्सा पद्धति किस योजना / पॉलिसी का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर ए NRHM, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी, ऑप्शन सी मुखर्जी कमेटी, ऑप्शन डी चड्ढा कमेटी। इसका सही उत्तर आप लोग तलाशने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है इसमें। आधुनिक आयुष चिकित्सा पद्धति किस योजना / पॉलिसी का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा NRHM। NRHM के अंतर्गत ही आयुष चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी का हिस्सा माना गया। आयुष को यदि हम डिफाइन करें तो AY मिला करके होता है आयुर्वेद, U का मतलब यूनानी, S का मतलब सिद्धा और H का मतलब होम्योपैथ। तो
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को मुख्य धारा में लाने के लिए एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ ही साथ समेकित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में एलोपैथी के साथ साथ अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को भी बैठने की व्यवस्था के साथ साथ जो है उनको एक मंच उपलब्ध कराया गया। तो ये इसका जो है बेसिक उद्देश्य। अब हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य शामिल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य शामिल नहीं है। ए, रोग प्रतिरक्षण और पोषण जैसी जन स्वास्थ्य सेवाएं। बी, जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग और जननांकीय संतुलन सुनिश्चित करना। सी, ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मेडिकल कॉलेज सदृश विशेष सेवाएं उपलब्ध कराना। या डी, स्थानीय महामारियों सहित संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण करना। तो ये 4 ऑप्शन है इसके। क्वेश्चन फिर से सुन लेते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों को अगर देखा जाए तो शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग और जननांकीय संतुलन को सुनिश्चित करना, स्थानीय महामारियों सहित संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम करना, चिकित्सा की अन्य पद्धतियों को मुख्य धारा का अंग बनाना, लोगों तक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। तो आपके इस क्वेश्चन में जो सी वाला ऑप्शन है, आपके क्वेश्चन में जो सी वाला आंसर है, सी वाला विकल्प ऑप्शन है, वो जो है गलत है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी का हिस्सा था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी जो 2000 में आई थी, उसमें ये इसका उल्लेख था कि ये सेवाएं जो है गाँवों तक उपलब्ध कराई जाएं, जहां मेडिकल कॉलेजों जैसी सेवाएं मिल सकें। तो ऑप्शन इसका होगा सी। इसका आंसर ए होगा। यानी ICDS विभाग के अंतर्गत 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन का प्रावधान है, जो स्थानीय स्वास्थ्य संबंधी जांच, टीकाकरण के अतिरिक्त पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और रेफरल जैसी सेवाएं ग्रामीण जनों को उपलब्ध कराती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी 1000 की आबादी पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को नियुक्त करने का प्रावधान है। 5वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार की विभिन्न सूचियों में से किस सूची में स्वास्थ्य का विषय सम्मिलित है। यानी कि स्वास्थ्य का जो सब्जेक्ट है वो भारत सरकार की सूचियों में से किस सूची में शामिल है। इसका ऑप्शन है ए, संघ सूची, बी, राज्य सूची, सी, समवर्ती सूची, या डी, इसमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको जो है आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार की विभिन्न सूचियों में से स्वास्थ्य का संबंध किस सूची से है। तो इसका ऑप्शन उत्तर होगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का ये विषय है। स्वास्थ्य जो है समवर्ती सूची का विषय है। भारत सरकार के अनुच्छेद 7 में कुल 3 सूचियों का प्रावधान है। पहला है संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं, दूसरा है राज्य सूची जिसमें 66 विषय हैं, और तीसरा है समवर्ती सूची जिसमें वर्तमान में कुल 52 विषय हैं, जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, जो 6ठा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य योजनाएं निर्धारित करने में विभिन्न कमेटियों की रिपोर्टें शामिल नहीं हैं। कॉलम ए में कमेटियों का वर्णन है जिन्हें उनकी रिपोर्ट के वर्ष के आधार पर कॉलम 2 से मिलान करना है। तो पहला है मुदालियर कमेटी 1965, दूसरा है मुखर्जी कमेटी 1966, तीसरा है करतार सिंह कमेटी 1972-73, और चौथा है श्रीवास्तव कमेटी 1973। तो ये 2 सूचियां हैं, उसमें से मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, आप लोग ज़रा विचार करिए इस पे।
मुदालियर कमेटी, मुखर्जी कमेटी, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, ये 4 कमेटियां हैं। ये किन किन वर्षों में इनकी रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं, इसका जो है चुनाव करना है कि किस कमेटी की रिपोर्ट कब आई। इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मुदालियर कमेटी 1965 में इसकी रिपोर्ट आई, मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट 1966 में आई, करतार सिंह कमेटी की रिपोर्ट 1972-73 में आई और श्रीवास्तव कमेटी की रिपोर्ट 1973-75 में आई। तो इस तरह ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लेकिन साथ में हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि स्वतंत्र भारत के इतिहास से लेकर आज तक जितनी भी कमेटियां आई हैं और उनकी महत्वपूर्ण रिपोर्टें आई हैं, उसका आप लोग सामूहिक रूप से अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। चाहे वो भोर कमेटी हो जो 1947 में रिपोर्ट आई, चाहे मुदालियर कमेटी हो, चड्ढा कमेटी हो, मुखर्जी कमेटी हो, करतार सिंह और श्रीवास्तव कमेटी हो, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं और उनके कार्यक्रम हैं, ये सब के बारे में आप लोग विशद रूप से थोड़ा देख लीजिएगा। इससे कम से कम 3, 4, 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको आप लोग विभिन्न कमेटियों की रिपोर्टों को जरूर देख लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी लोगों के स्वास्थ्य को निर्धारित करने का प्रमुख मापक सिस्टम है, यानी लोगों के स्वास्थ्य को निर्धारित करने का प्रमुख मापक सिस्टम है। ऑप्शन ए सामाजिक वातावरण, दूसरा बी शारीरिक वातावरण, तीसरा जैविक वातावरण, चौथा उपयुक्त सभी। तो लोगों को स्वास्थ्य को निर्धारित करने में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जैविक आदि सभी, मानसिक आदि सभी कारक जो है समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी लोगों के स्वास्थ्य को निर्धारित करने में वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ, वहाँ उनकी जो है स्वयं की शारीरिक परिस्थितियाँ, जैविक वातावरण, मानसिक स्थिति, सभी का समान रूप से योगदान होता है। अगर ये सारी परिस्थितियाँ अनुकूल होती है तो उस अनुकूल माहौल में ही जो है बेहतर स्वास्थ्य की संकल्पना की जा सकती है। अब हम 8वें प्रश्न की बात करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सहायक तत्व है। प्राथमिक स्वास्थ्य यानी प्राइमरी हेल्थ के देखभाल में सहायक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा, बी पोषण, सी पर्यावरणीय स्वच्छता, डी उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल में सहायक तत्वों में स्वास्थ्य शिक्षा भी आती है, हेल्थ एजुकेशन भी, न्यूट्रिशन भी आता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी आता है। तो इस तरह जो है इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मिल करके हमारे स्वास्थ्य को जो है देखभाल करते हैं। इसके अलावा मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, पर्यावरणीय स्वच्छता, सामान्य बीमारियों का उचित उपचार, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय आदि भी महत्वपूर्ण कारण हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है सहायक देखभाल में सहायक तत्व की भूमिका निभाते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन है, भारत में खराब स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण हैं। भारत में खराब सेहत के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, ऑप्शन बी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव, ऑप्शन सी गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें से क्या उत्तर हो सकता है? भारत में खराब सेहत के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हो सकते हैं? व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता आदि, या सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसके अलावा उपयुक्त सभी इसके जो है सही उत्तर होगा। इसके अलावा भी कई एक कारण हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे सुरक्षित पीने के लिए जल का अभाव, वातावरणीय प्रदूषण, पानी, जल, मिट्टी के कारण प्रदूषण, भीड़ भाड़ या शोरगुल, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में कमी, गलत जानकारी, जनसंख्या वृद्धि आदि भी कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो ये सारे कारण मिल करके हमारी सेहत को प्रभावित करते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स के जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ह्यूगो द ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर जोहान मेंडल, ऑप्शन सी कार्ल कोरेंस, ऑप्शन डी थेरेसिया मेंडल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? आनुवंशिकता के जनक किसे माना जाता है?
आनुवंशिकता के जनक, ऑप्शन बी आपका सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के मॉडल की खोज में किस पौधे पर रिसर्च किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के मॉडल की खोज में किस पौधे पर रिसर्च किया? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी मटर। आप लोग विचार करें कि इसमें से कौन सा उत्तर हो सकता है। केला, सेब, जौ और मटर। तो मैं आपको उत्तर के रूप में बता दूं कि मटर पे उन्होंने शोध किया था, क्योंकि मटर की कालावधि 2 से 3 महीने ही होती है और इतने कम समय में ही इस पे जो है रिसर्च करना उन्होंने उचित समझा। तो इस प्रकार ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर रिसर्च कर आनुवंशिकता के प्रमुख सिद्धांत की जो है नींव डाली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से नियम का प्रतिपादन किया था, कौन सा नियम नहीं बनाया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से एक नियम को नहीं बनाया था? वैसे तो उन्होंने अपने प्रयोग में एक प्रयोग से कई प्रयोग करते चले गए और उन्होंने कई नियमों का प्रतिपादन किया था। अब ऑप्शन इसका है ए आनुवंशिकता का नियम, दूसरा है बी क्रमाविकता का नियम, तीसरा है पृथक्करण का नियम और चौथा है उपजिति लक्षणों का वंशागति नियम। तो इसमें से क्या उत्तर हो सकता है, जरा आप लोग अपने स्तर पे निर्धारित। ए आनुवंशिकता का नियम, दूसरा क्रमाविकता का नियम, तीसरा पृथक्करण का नियम, चौथा उपजिति लक्षणों का वंशागति नियम। इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपजिति लक्षणों का वंशागति नियम। ये लैमार्क ने बनाया था। बाकी शेष जो है आनुवंशिकता का नियम जो आप जानते ही है, क्रमाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम भी इसी से जुड़ा हुआ है। इन तीनों ही सिद्धांतों का निर्माण ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने शोध पत्र में किया है। तो इस तरह जो है ए बी सी ये सही उत्तर है और चौथा जो है डार्विन ने, लैमार्क ने किया था चौथे का जो है खोज। अगला क्वेश्चन है एक पुस्तक से संबंधित है। फिलॉसफिक जूलॉजिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? फिलॉसफिक जूलॉजिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जे.बी. लामार्क, बी ग्रेगर जॉन मेंडल, सी चार्ल्स डार्विन, डी अल्फ्रेड रसेल वेलेस। इसका उत्तर जो है ढूंढने की कोशिश करिए कि इसमें से कौन सा उत्तर सही हो सकता है। जे.बी. लामार्क, ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसेल। तो इसका सही उत्तर है जे.बी. लामार्क। इसी पुस्तक में उन्होंने उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने एक प्रमुख सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे उपजिति लक्षणों का वंशागति नियम कहा जाता है, जो मानव के विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास पर परिकल्पना संबंधी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? जैव विकास पर परिकल्पना संबंधी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बी जे.ई. वाइसमैन, सी ह्यूगो द ब्रिज, डी थेरेसिया जे मेंडल। इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन की ये बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसपे उन्होंने जैव विकास की परिकल्पना संबंधित जो भी सिद्धांत डेवलप किए हैं उस सिद्धांत के बारे में उन्होंने विस्तार से अवगत कराया है। तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में इस पुस्तक की जो है बहुत ही उपयोगिता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसके विकास में। तो इसका ऑप्शन होगा ए चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल साइंस में सामूहिक चिकित्सा यानी कि ग्रुप थेरेपी किस प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है? यानी मेडिकल साइंस में ग्रुप थेरेपी किस प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है? ऑप्शन ए भावनात्मक रूप से बीमार हुए, ऑप्शन बी दूसरों पे आश्रित रहते हों, तीसरा ये फीलिंग कि वे समस्याग्रस्त हैं, अथवा चौथा सुनने वाला कोई न हो। यानी कि मेडिकल साइंस में ग्रुप थेरेपी किस प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी साबित होती है? ये चारों ऑप्शन देखिए, देख करके बताइए कि इसमें से क्या उत्तर हो सकता है।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुनने वाला कोई ना हो, सुनने वाला कोई ना, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। सामूहिक चिकित्सा पद्धति चिकित्सा का एक ऐसा तरीका है जिसमें बहुत सारे लोगों को सामूहिक रूप से चिकित्सा प्रदान की जाती है। यह चिकित्सा पद्धति उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है जिनका कोई सुनने वाला नहीं होता है। यह इसका जो है व्याख्या हुआ। इस व्याख्या के अनुसार सुनने वाला कोई न हो, इस प्रश्न का जो है ये उत्तर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ होता है? यानी मानव शरीर का जो कुल भार होता है उसका कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है, यानी कि मनुष्य के शरीर का अधिकांश कितना हिस्सा जो है जल से बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन है 32%, बी है 48%, सी है 62% और डी है 71%। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? मानव शरीर की कुल भार का कितना परसेंट? इसका सही उत्तर है 62%। यानी कि हमारा शरीर 60 से 65% जल से निर्मित होता है। जल एक यौगिक है जिसके घटक हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जीवधारियों के शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं जल की उपस्थिति में ही होती है। शरीर में जल की औसत मात्रा घट जाने पर निर्जलीकरण की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे शरीर का कुल लगभग 62 यानी 60 से 65% हिस्सा जो है जल का बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक माने जाते हैं, यानी मॉडर्न साइकोलॉजी के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी जेराल्ड कैप्लान, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी यूगो कार्लेटी। आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आते हैं, ये पूछा भी गया है, इसलिए इस पे जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का प्रचार किया और मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रवर्तन भी किया, जिससे मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न की। मनोचिकित्सा फलतः मानसिक असमानताओं का ही विज्ञान माना जाता है, ऐसी इनकी धारणा थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जो 19वां क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार तत्व है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 है, जीवन का भौतिक आधार तत्व क्या है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी डीएनए। जीवन का भौतिक आधार तत्व जो है क्या हो सकता है? जीवन का भौतिक आधार तत्व जो है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को माना गया है। जीव द्रव्य जीवन का सार है। हक्सले के शब्दों में जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। किसी कोशिका झिल्ली के अंदर स्थित रवेदार जैलीनुमा अर्धतरल पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है। ये जीव द्रव्य ही मनुष्य के जीवन का भौतिक आधार तत्व है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब हम आते हैं आज के अंतिम और 20वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एनएचएम के अध्यक्ष होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अध्यक्ष कौन होता है? पूरे प्रदेश में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाएं चलाई जाती हैं उस योजनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, यानी एनएचएम का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन सी स्वास्थ्य सचिव या ऑप्शन डी मिशन डायरेक्टर एसपीएमयू लखनऊ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक तो जगह ये पूछा गया है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश एनएचएम के अध्यक्ष होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा यूपी एनएचएम के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य में, किसी भी राज्य में अध्यक्ष जो है वहाँ का मुख्यमंत्री होता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री एनएचएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये कुल 20 प्रश्न हैं जो हमने बनाए हैं। ये एनएम की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, साथ ही अन्य परीक्षाओं में भी इसकी अच्छी उपयोगिता होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज की अपडेट्स में हम इतना ही क्वेश्चन निर्मित कर पाए हैं। फिर हम अगले वीडियो में
अन्य टॉपिक से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और पूरे सिलेबस को थॉट वाइज पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है प्रश्नोत्तरी, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम आपका जो है मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।